देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल एजुकेशन इज 5000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीज बाई 8%, 16% रेस्पेक्टिवली, and the strength becomes 5600. What was the number of males at capital education? ठीक है, देखो इसको एक्स लेकर करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम एक्स लेकर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे टोटल है 5000, ठीक है, कुछ मेल्स है इसमें और कुछ फीमेल है, ठीक है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता मेल और फीमेल कितने हैं, लेकिन वो कह रहा है 8% और 16% इंक्रीज हो रहा है। मान लो 100 है, 100% मान लो, ठीक है। यहाँ पे 8% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 16% इंक्रीज हो रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ तभी इतना सब लिख रही हूँ, अदरवाइज आप ये कैलकुलेट बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 24%, राइट। लेकिन यहाँ पे 5600 कह रहा है, बाद में हो जा रहा है कितना, 5600, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, 600, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है, 600। तो 24% का वैल्यू 600 है। हमें क्या चाहिए, कह रहा है मेल चाहिए हमें, कितना है, 100% का वैल्यू चाहिए, विच इज कितना होगा, 600 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, ठीक है। 6 से काटोगे 4, 25, तो 2500 यहाँ पे मेल है, विच इज इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट, इस तरह से आपको करना है, एक्स लेकर करते तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता। यहाँ पे आप समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% फैमिलीज हैज काउ, ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज बफालो एंड ईच ऑफ द 15% फैमिलीज हैज बोथ काउ एंड बफालो। बोथ आ गया, सिर्फ आ गया इस ओनली काउ ओनली बफालो, ये आ गया। ये क्या हो गया, ये वेन डायग्राम में आप कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, बाकी वेन डायग्राम के लिए एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, उसमें आपको पूरा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ करके, ठीक है। ये हो गया 1 2, यहाँ पे 2 ही गिवन है ना, काउ और बफालो, है ना, सी और डी लिख देती हूँ, ठीक है। कह रहा है 60% काउ, ये 60 है, 30% बफालो, ये 30 है, बाकी 15 कह रहा है बोथ है, यानी ये वाला 15 है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे और यहाँ पे आपको निकालना है, विच इज 16 से 15 माइनस करोगे तो 45, 30 से 15 माइनस करोगे तो 15। ये ऑल टोटल कितना हो गया, 40, ये 30, 75, टोटल हो गया 75 जिनके पास है काउ बफालो। अब क्या कह रहा है, इन ऑल 3 आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बफालो। जो डू नॉट हैव काउ और बफालो वो कितने होंगे, 25%, क्योंकि टोटल हमेशा 100% मान के चलना। वेन डायग्राम का क्लास देखोगे तो वहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि जो भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप देखो बाद में, चाहे इतना छोटा सा हो या इससे बड़ा भी हो, तो आप इजीली आप कर सको, ठीक है। तो 25% जो है वो डू नॉट हैव काउ और बफालो 25% है। तो ये जो 100% है, इसका वैल्यू यहाँ पे 96 दे रखा है, 96। तो हमें क्या चाहिए, 25% का वैल्यू कितना होगा, इसका ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 9 और 4 4 जा 16, 24, विच इज इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Ratio of number of male employees to the total number of employees in a company 5:8. If 200 female employees join the company, then now the number of male in the company is 25% is more than that of female. Then find the number of female employees in the company finally. ठीक है, चलो देखो क्या रहा है, नंबर ऑफ मेल टू टोटल कह रहा है, यानी टोटल मान लो 8 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 है, तो मेल और टोटल का गिवन है, जिसमें से मेल कितने हैं 5, फीमेल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। इफ 200 फीमेल एम्प्लॉइज ज्वाइन द कंपनी, नाउ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 25% मोर देन दैट ऑफ फीमेल। 25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4, ठीक है। अगर ये कह रहा है मेल जो है 25% मोर देन फीमेल है, तो फीमेल अगर 4 है तो मेल कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। लेकिन मेल यहाँ पे इंक्रीज कह रहा है 200 है, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है 1 का वैल्यू 200 है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी फाइनली। मतलब पहले कितने थे, 3 × 200 600, फिर 200 इंक्रीज हुए हैं ना, 200 इंक्रीज हुए हैं, 8 कर दो कितना होगा 800, विच इज इन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। जबकि आप एक्स लेकर करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और लेंदी भी होता, ठीक है। तो बिना एक्स लिए देखो इतने कम टाइम में भी आपने कर लिया, और इतने कम आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं थी। आपने देखा 5:3 होगा मेल और फीमेल, यहाँ पे इंक्रीज होगा ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है, 1/4 होता है, 4 और 5 हो जाएगा। इंक्रीज कितना हुआ है 1 का वैल्यू 200 है तो 3 का वैल्यू 600 होगा, प्लस 200 ऐड कर दोगे तो 800 बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 5:3, ठीक है। एक स्कूल ए है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं कितने 5:3, ठीक है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए, मतलब 20% मतलब 1/5। अगर 5 ए में है तो बी में कितने हो जाएंगे, 1 लेस है तो बी में हो जाएंगे 4, ठीक है। एक बी स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज कितने हैं 4 हो गए, गर्ल्स हमें नहीं पता है, ठीक है। If the number of girls in school B is 52% of total number of students in school B and the total number of students in school B is इतना, इसका 52% पहले निकालो, 52 × 875/100 कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करो, इसको 25 से डिवाइड करो 4, इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, 4 से डिवाइड करोगे 13, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 प्लस 6 45, 455, 875 में से 455 जाएगा तो 0 2 4 420। अब ये 420 है क्या, ये गर्ल्स का दे रखा है ना, तो बॉयज है 420, 4 का वैल्यू 420 है, तो हमें क्या चाहिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 8 है, 8 का वैल्यू कितना होगा, डबल कर दो, कितना होगा 840, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस इस तरह से ही आपको करना है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल्स इन ए कंपनी इज 20% मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स, ठीक है। मेल और फीमेल कह रहा है, नंबर ऑफ मेल्स जो है 20% मोर देन दैट ऑफ फीमेल, मतलब 1/5, मेल अगर 5 है तो फीमेल हो जाएंगे 6, ठीक है। If 15 males and 20 females joined in the company, then now the number of males in the company is 50% total number of employees. 50% मतलब 1/2, अगर टोटल 2 है तो 1 मेल हो जाएंगे तो फीमेल भी 1 होंगे, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से इंक्रीज हुआ है, तो आप इतना इजीली कर सकते हो। 6x प्लस कितना है, फीमेल है ना, ये 15 मेल्स हैं, 6x नंबर ऑफ मेल्स 20% मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। अच्छा 20% मतलब फीमेल अगर 5 है तो मेल्स 6 होंगे, तो 5x प्लस 15 बाई 6x प्लस ये 20 फीमेल्स है, 20 इज इक्वल टू 1/1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 50% दे रखा है तो इसकी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 6x प्लस 20 कर दो, विच इज x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनिशियली कह रहा है, मतलब इनिशियली 11 है, 11 × 5 कितना होगा 55, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, करेक्ट। इसी तरह से आपको करना है, जबकि आप x लेते, x लिया है हमने, बाकी कहीं किसी और तरीके से करते तो 50% यहाँ पे है, कुछ और तरीके से करते तो वो भी आपके लिए टाइम टेकिंग होता। यहाँ पे आपने देखा 1:1 होगा, तो इस तरह से इजीली आप कर लोगे, ठीक है। x लेने की जरूरत कई बार पड़ती है जब आपको वैल्यू दे रखा होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की आपको जरूरत होती है, उस क्वेश्चन में आपको x लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी जहाँ पे परसेंटेज में हो सकता है और रेशियो में हो सकता है, वहां पे रेशियो लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना, 5/9 ऑफ इट इज मेल पॉपुलेशन, 25% फीमेल आर मैरिड, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन को बिना x लिए, विदाउट x आप सेकेंड्स में कर सकते हो, विदाउट x इन सेकेंड्स आप इसको सेकेंड्स में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, अगर आपको याद है, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो इसको कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ 2 तरीके से, एक आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ जो आप यूजुअली करते हो, ठीक है। आपको टाउन का पॉपुलेशन दे रखा है, 5/9 कह रहा है, मेल है, तो इसको मेल और फीमेल निकाल लोगे, कितना होगा 5/9 इसका करोगे, मेल आएगा,
फिर 4/9 क्या होगा, फीमेल होगा, इसका करोगे, कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा यहाँ पे वो रख लोगे, ठीक है। अब वो कह रहा है 25% फीमेल आर मैरिड, फीमेल में से 25% यहाँ पे मैरिड निकालोगे, फिर अनमैरिड कितने हैं वो निकालोगे, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल पॉपुलेशन, सेम यहाँ पे मेल का भी निकालोगे, फिर जाके परसेंटेज आप निकालोगे। जबकि इतना कैलकुलेट करोगे तब आपका टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको क्या क्या है, बिना एक्चुअली आप सेकेंड्स में कर सकते हो। कैसे करना है वो देखो, सिंपली इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको टाइम टेकिंग करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है। देखो कह रहा है 5/9 ऑफ इट इज मेल पॉपुलेशन, यानी टोटल क्या है, मैंने हमेशा कहा है फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो 9 मान लो टोटल है। कह रहा है 5 जो है वो मेल है, मेल और फीमेल, 5 मेल है तो 4 क्या हो जाएंगे, फीमेल, ठीक है। 25% फीमेल क्या कह रहा है, मैरिड है, मतलब 4 का 25% आपको पता है 1/4 है, तो 1/4 4 का कितना होगा 1, तो बाकी कितने हैं अनमैरिड, ये अनमैरिड है, ये मैरिड है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल पॉपुलेशन, लेकिन मेल में से मैरिड और अनमैरिड कितने हैं ये आपको कैसे पता लगेगा। देखो इसमें मैरिड फीमेल अगर एक मैरिड है तो इसमें भी तो एक मेल मैरिड होगा ना, तभी इसने इसको ही मैरिड किया होगा ना, ये पॉपुलेशन जहाँ पे है वहीं पे है ना, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे अनमैरिड कितने हैं, 4 बच गए, है ना। तो अब कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल पॉपुलेशन, अनमैरिड कहता तो 4/5 करते, मैरिड कह रहा है 1/5 इंटू 100 विच इज 20%, 20% आर मैरिड मेल पॉपुलेशन, ठीक है। मेल पॉपुलेशन की बात करा है तो 5 से ही आपको डिवाइड करना है, जो आपको गिवन है, कैलकुलेट करके देखना 20% ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 33.33% and the consumption decreased by 12.5%. Find the percentage change in expenditure. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा, इसको मैं रेस कर रही हूँ। देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखो एक प्राइस है और कंजप्शन, ठीक है। प्राइस कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 33.33%, जिसका फ्रैक्शन ले लो आपको पता है 1/3। ओल्ड है कुछ, पहले कुछ था, न्यू कुछ है, अब न्यू प्राइस कुछ हो गया, पहले 3 था टोटल, ये हमेशा मानना, ये ओरिजिनल हमेशा मानना, ठीक है। फिर इंक्रीज हुआ है तो 1 इंक्रीज हुआ है 4 हो गया, ठीक है, ये न्यू इंक्रीज प्राइस है। अब कह रहा है कंजप्शन क्या कह रहा है, डिक्रीज 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8, तो मतलब पहले 8 हो रहा था, अब एक डिक्रीज हो रहा है तो 7 हो गया। और हमेशा याद रखना एक्सपेंडिचर जो है प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है। 3 × 8 कितना 24, अब कितना है 4 7 जा 28। कह रहा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है 4, किस पे हुआ है 24 पे, 24 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 1/6 होगा, तो 1/6 कितना है 66.67% है ना, नहीं 1/6 कितना होगा 6 1 जा 6, 16.67%, ठीक है, 1/6 होगा 16.67, 2/3 होता तो वो 66 होता, ठीक है, 16.67% या 16 होल 2/3 फ्रैक्शन में ऐसे गिवन होगा तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ये फ्रेश फ्रूट कंटेंट्स ऐसा कुछ गिवन है, बट देखो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, वो देखते हैं कहाँ है, वो उसको पहले कर लेते हैं फिर ये क्वेश्चन हम करेंगे। ये वाला ये क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन है। ड्यू टू 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, मैन इज एबल टू परचेज 2 kg लेस शुगर इन ₹400, फाइंड द करेंट प्राइस ऑफ शुगर। ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा, और ऐसे क्वेश्चन में आपको डाउट भी था, मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर परसेंटेज के क्लास में, इसमें डाउट था आपको, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। वही सेम तरीके से, ये प्राइस है, ये कंजप्शन, ठीक है, ये ओल्ड है, ये कुछ न्यू है। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि करंट प्राइस मतलब या न्यू प्राइस कह सकते हैं, या फिर ओल्ड प्राइस क्या था वो भी आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर केजी जो है वो पहले कितना केजी खरीद रहा था, ठीक है, कंजप्शन, अब कितना केजी खरीद रहा है, न्यू कितना केजी खरीद रहा है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये सब इतने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एनीवेज इसको करना कैसे मैं ये बता देती हूँ। पहले देखो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया है 5, ठीक है।
अब कह रहा है 2 kg लेस शुगर, तो पहले मान लो x kg खरीद रहा था, अब x माइनस 2 kg खरीद रहा है। कंजप्शन हमेशा सेम रहता है, ठीक है, कंजप्शन यहाँ पे सेम है, ठीक है। वो कह रहा है कंजप्शन तब जो भी खरीद रहा था 25% इंक्रीज होने के बाद वो 400 रुपए दे रहा है, लेकिन 2 kg कम ला रहा है। तो पहले भी 400 दे रहा था, अभी भी 400 दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है 25% इंक्रीज हुआ है। तो अगर वो 2 kg लेस नहीं ला कर आता, उतना ही लाता, कंजप्शन सेम रहता, तो प्राइस कितना होता? 25% इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना होता? 25% इसका कितना? 100। तो यहाँ पे 100 ऐड कर दोगे तो तब जाके वो देता 500, अगर वो 2 kg कम नहीं खरीदता। तो इंक्रीज कितना हुआ है? 100 रुपए। 100 रुपए किसके लिए वो दे रहा है? 2 kg के लिए वो दे रहा है 100 रुपए। तो 1 kg के लिए देगा कितना? 50 रुपीज। ये हो गया उसका करेंट प्राइस ऑफ शुगर। तो मतलब ये हो जाएगा 5 का वैल्यू 50, तो 4 का वैल्यू 40। ओल्ड का पूछेगा तो ये देना। तो 50 रुपीज 400 के लिए दे रहा है, 50 रुपीज 400 दे रहा है कितने केजी के लिए? 8 kg, है ना। 50 इंटू 8 400। तो यहाँ पे 40 और 400 है, ये कितना हो जाएगा? 10। ये पूछेगा तो 10, ये पूछेगा तो 8, ये पूछेगा तो 40, ये पूछेगा तो, ये पूछ रहा है तो 50। ठीक है, तो 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आंसर भी मैंने करके दिखा दिया है, इजीली इस तरह से आप कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, ये वाला इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो और मैंने इसलिए लिखा है, चाहे ये टाइप क्वेश्चन है चाहे ये टाइप क्वेश्चन, आप कहीं पे भी देखो, इसको एक ही कॉन्सेप्ट से किया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आज आप समझ जाओ तो इस तरह का क्वेश्चन चाहे आए या इस तरह का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकोगे। कैसे करना है देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। फ्रेश fruit contains 40% water, dry fruit contains 30% water. How much dry fruit can be obtained from 140 kg fresh fruit? यहाँ पे कह रहा है watermelon weighing 140 kg contains 40% water. If you put it in sun for some time, some water evaporates, then it contains only 30% water. The new weight of watermelon. अगर आप डेटा को देखोगे सेम मिलेगा आपको 40%, 30%, ठीक है, 140 kg 140 kg, लेकिन क्वेश्चन अलग है। इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे कहीं पे भी तो आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट क्या है पहले, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमेशा याद रखना, फ्रूट हो, यहाँ पे फ्रूट गिवन है ना, फ्रूट है तो वाटर होगा और उसमें पल्प होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है, एक है फ्रेश फ्रूट, दूसरा है ड्राई फ्रूट। ठीक है, ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में कह रहा है 40% वाटर है, फिर पल्प कितना हो जाएगा? 60। ड्राई फ्रूट में कह रहा है 30% वाटर है, तो पल्प कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, तो जीरोस में यहाँ पे काट रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना पल्प जो होता है ना वो हमेशा सेम होता है। चाहे इस क्वेश्चन को देखोगे, चाहे वो कितना भी धूप में रह जाए या कितना भी सूख जाए, पल्प हमेशा सेम रहता है। वाटर कम हो सकता है लेकिन पल्प हमेशा सेम रहेगा, ये इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो पल्प यहाँ पे सेम है क्या? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, इसको सेम करो। यहाँ पे इंटू 7 करोगे तो 42 होगा, यहाँ पे इंटू 6 करोगे तो 42 होगा। तो न्यू कुछ पल्प आएगा, फिर आएगा वाटर। ठीक है, पल्प कितना होगा? 6 7 जा 42, यहाँ पे भी 42, यहाँ पे 4 इंटू 7 करोगे 28 वाटर, 3 इंटू 6 करोगे 18 वाटर। तो टोटल कितना हो गया केजी? यहाँ पे 70, यहाँ पे कितना हो गया? 60। ये फ्रेश फ्रूट का 70 kg आया है, ड्राई फ्रूट का आया है 60 kg। लेकिन आपको कह रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 140 kg फ्रेश फ्रूट। तो मतलब इस 70 का आपको गिवन है, 70 का आपको गिवन है 140, तो हमें चाहिए 60, 60 का वैल्यू चाहिए, तो ये दुगना है तो डबल कर दो, 120 kg आंसर होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे वाटरमेलन वेइंग 140 kg कंटेन्स 40% वाटर। ठीक है, 40% वाटर है तो पल्प कितना होगा? 60। तो यहाँ पे कितना है, धूप में रखने के बाद वाटर 30% हो जाता है, यहाँ पे कितना होगा? पल्प 70। ठीक है, सेम वही चीज है, यहाँ पे 140 kg आपको पहले से दे रखा है, जो कि आप 40% वाटर करके 40% निकाल के करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, बट आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो इजीली कम सेकंड्स में आप कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से आपको करना है, चाहे ये टाइप क्वेश्चन हो या फिर ये टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आगे जो भी न्यू क्वेश्चन आप करो, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताना अप्रोच आपको सही समझ में आ रहा है या इस कम टाइम में हो रहा है या नहीं। ठीक है,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर सर्टन नंबर ऑफ ₹10, ₹20 एंड ₹50 नोट्स अवेलेबल इन ए बॉक्स. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10, 20 एंड 50 is 3:4:6. टोटल अमाउंट अवेलेबल इन ए बॉक्स इज 2460. अमाउंट ऑफ ₹10 एंड 50 इन ए बॉक्स कितना है, मतलब हमें 10 और 50 रुपीज का कितना अमाउंट है वो निकालना है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है बट इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया है. ये देखो कैसे सॉल्व होता है. 10 रुपीज है, ठीक है, ये रुपीज है, ठीक है, और 20 रुपीज है और 50 रुपीज है. रेशियो क्या है 3:4:6. 3, 4 और 6. मैंने कहा था एक्स नहीं लेना है, बाकी मैंने आपको पहले भी बेसिक से कराया है जिन सेशंस में, वहां पे मैंने एक्स किसको लिया है, इसको. जो रेशियो आपको गिवन होगा वही आप एक्स लेते हो, बट यहाँ पे एक्स लेने की जरूरत नहीं है. ये कैसे करना है देखो, 3 × 10 30, 20 × 4 80 और 50 × 6 300. ठीक है, ये 300. इनको ऐड करोगे कितना होगा 300 या 410. 410 आ गया. अब इस 410 का वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है 2460. 2460. ठीक है, 0 0 कट गए और ये 6 से कटेगा. 6 1 जा 6. ठीक है, 6 से कटेगा ये. ठीक है, यानी 1 का वैल्यू आया कितना 6. हमें क्या चाहिए, द अमाउंट ऑफ 10 एंड 50 इन बॉक्स. क्या आप 6 को इंटू 10 करोगे, नहीं, जो रेशियो में गिवन होगा ना उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका वैल्यू आएगा. ठीक है, यानी 6 × 3 कितना होगा 18. 10 × 18 करोगे और 6 × 4 कितना होगा 50 कह रहा है ना 50. 6 × 6 कितना होगा 36. 50 × 36 और 10 × 18 जो होगा वो टोटल अमाउंट होगा. 10 × 18 तो 180 होगा, आपको पता है, प्लस 50 × 36 कितना होगा, 36 को हाफ कर दो 18 और 50 है तो 100 ऐड कर दो, 100 0 लगा दो 00. ठीक है, 1800. ठीक है, तो ये हो गया 1980 अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट 10 और 50 रुपीज का नोट्स का. ठीक है, तो 1980 करेक्ट आंसर होगा. गॉट इट. इस तरह से आपको करना है. एक्स मैंने कहीं पे भी नहीं लिया है. ठीक है, तो अगर आप एक्स लेते हो तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट बिना एक्स लिए इस तरह से करना. मैंने आपको समझाया तभी आपको इतना टाइम लगा. आप बिना पेन पेपर के भी इसे कर सकते हो. आपने देखा 10 20 50 है, 3 4 6 है, 10 × 3 30. ये मुंह में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये होगा 80 और ये 6 5 कितना होगा 300. 300 और 30 80 कितना 410 और ये 2460. इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो 410 से. डायरेक्टली आपका 6 आएगा, तो ये भी आप मुंह में कैलकुलेट करके कर सकते हो. बिना पेन पेपर के इजीली आप सेकंड्स में कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. ये भी सेम क्वेश्चन है, इस तरह का मैंने किया हुआ है बट ये अलग क्वेश्चन है. देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, बैग हैज कॉइन्स ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो 5:9:4. अगर आपको याद है तो मैंने आपको कराया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में. एक ₹1 यहाँ पे है, वहां पे सिर्फ पैसे थे, जो भी कॉइन्स थे वो पैसे में थे. ठीक है, बट यहाँ पे एक ₹1 है, ये एक अलग हो गया. ठीक है, इसके अलावा और क्या है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ द बैग इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग्स इज 72. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है. वहां पे अगर आपको याद है तो वहां पे अमाउंट था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन में अमाउंट देखा ना, वैसे ही अमाउंट था. आई गेस आपने देखा होगा तो याद होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना एक बार. ठीक है, इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे. देखो यहाँ पे क्या किस रेशियो में है, 1 का 5, 50 का 9 और 25 का 4. बट यहाँ पे कह रहा है कॉइन्स कितने हैं 72. यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं ये देखो, कॉइन्स ये टोटल कितने हैं 9 5 14 और 4 18. 18 का वैल्यू यहाँ पे 72 गिवन है. 1 का वैल्यू कितना होगा 4. अच्छा ठीक है, 4 आ गया. तो 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 4 × 5 20. 1 रुपीज के कॉइन से 20. 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 4 × 9 36. 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 4 × 4 16. अब आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ द बैग, यानी कितने पैसे हैं. अमाउंट यहाँ पे निकालना है आपको, जो कि पहले हमने जिन भी सेशंस में किया है उनमें अमाउंट पहले दे रखा था. ठीक है, कॉइन्स निकालने की बात कर रहा था, यहाँ पे कॉइन्स दे रखा है, अमाउंट निकालने की, यानी हर तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, पैसे वाले क्वेश्चंस जो भी है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अमाउंट कितना कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1 रुपीज है, 20 कॉइन्स है तो 20 रुपीज हो गया. यहाँ पे 50 पैसे के 36 कॉइन्स है यानी 18 रुपीज होगा. 25 पैसे है 16 कॉइन्स है तो 4 होगा. ठीक है, 18 4 22 20 42 रुपीज होगा. ठीक है, 42 रुपीज करेक्ट आंसर होगा. गॉट इट.
इस तरह से करना है। कैसे? 25 पैसे है ना, 1 कॉइन के कितने हो गए? 4 होंगे, तो 16 है तो 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है। A, B and C together have rupees 1392. If the ratio of A is to B plus C, A is to B plus C, इसको ध्यान से देखो, 1:3 कह रहा है, and the ratio of C is to A plus D 5:7. How much amount does B have? इस तरह का कभी सॉल्व किया हुआ है? देखो, ऐसे जब आपको गिवन हो ना, A is to B plus C कह रहा है कितना? 1:3, और ये C is to A plus B कह रहा है, A plus B कह रहा है 5:7. अब आप कैसे करोगे? अब आप यहाँ तक तो आ गए, बट यहाँ से आगे शायद आपको ना पता हो कि कैसे करना है, बट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे करना है। देखो यहाँ पे देखो, ये A B C 3 है, यहाँ पे भी A B C 3 है, तो टोटल A plus B plus C, यहाँ पे टोटल कितना है? 4 है, यहाँ पे टोटल कितना है? 12 है, लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए ना, तीनों का सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 करो, इंटू 3 करोगे तो इसको भी इंटू 3 करोगे तो 3, इसको इंटू 3 करोगे तो 9। ठीक है, अब आपको पता लग गया ये A का जो है ये 3 है, यानी A का रेशियो आपको पता चल गया 3 है, और C का है 5, C का है 5, ठीक है, 3, C का 5, B का कितना होगा फिर? 3, 5, 8, और टोटल 12 है तो 4 हो। ठीक है, अब ये कितना है? ये टोटल 12 है, आपको पता है, बट यहाँ पे 1392 है, 12 का वैल्यू 1392 है, 1 का वैल्यू कितना होगा? 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, और अभी हमें क्या पूछ रहा है? हाउ मच अमाउंट डज बी हैव? बी का कितना है भाई? 4 है, 400 और 16 इंटू 4 64, 464 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो, in a mixture 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If the ratio is to be 1:2, then quantity of water to be further added. ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, इस तरह का। अगर आपने रेशियो मिक्सचर एलिगेशन का क्लास देखा होगा, वहां पे फिर आपको ये क्वेश्चन कर सकते हो, बट इसको कैसे, अगर आप बेसिक से करते हो तो कैसे करते हो? 60 को डिवाइड करोगे रेशियो मिल्क एंड वाटर में, फिर कैसे करोगे? इस तरह से बहुत टाइम टेकिंग है, बट ऐसे ही कर लेना। अगर आप एज का क्लास देखा है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1:2 है, हमें चाहिए, वो कह रहा है बाद में 1:2 हो रहा है, कब? वाटर ऐड होने के बाद 1:2 हो रहा है। ये मिल्क और ये वाटर है, ठीक है, वाटर ऐड हो रहा है ना, मिल्क तो सेम होना चाहिए, है ना, मिल्क तो सेम होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है वाटर ऐड होने के बाद रेशियो 1:2 हो रहा है, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसको 2 करो, इंटू 2 करोगे तो ये इंटू 2 होगा, तो ये भी तो इंटू 2 होगा, कितना होगा? 4। अब इनमें कितना डिफरेंस है? वाटर 3 ऐड हो रहा है, लेकिन आप क्या कहोगे कि आंसर 3 ढूंढोगे? कितना ऑप्शन में 3 है कि नहीं? नहीं, इसका टोटल कितना है? 3। अब इस 3 का वैल्यू आपको गिवन है 60 लीटर्स, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 3 का वैल्यू, तो 60 लीटर वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, 60 लीटर जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। The sum of 3 numbers is 628. The ratio of first to second 2/6 is to 3/4. That of second to third 5/7 is to 3/14. Then second number is, अच्छा ये भी एक रेशियो कैसे निकालना है वो उस टाइप का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखोगे। देखो 1, 2 और 3 तीन नंबर्स हैं, उनका रेशियो आपको गिवन है फ्रैक्शन में, उसको कैसे आपको करना है। देखो 3/4 है, तो ये देखो, और इसको पहले निकालो, ये 6 है, ये 4 है, इनको सेम करो, ये इंटू 2 करोगे तो 12, ये इंटू 3 करोगे तो कितना होगा? 12। तो इसको डायरेक्टली करो, 2 इंटू 2 4, और इसको 3 इंटू 3 9, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर में रेशियो आ गया 4:9। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देन सेकेंड टू थर्ड 5/7 3/14। अब ये कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कलर चेंज कर रही हूँ, 5/7 3/14। अब ये 7 है, ये 14 है, तो इसको 14 कर दो 2, यानी ये होगा 10, ये होगा कितना 10, और ये 3 रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है, ये दो नंबर सेम है ना, दो ही है ना, ये सेकेंड नंबर है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, इसको सेम करो, ये 90 होगा तो इंटू 10 होगा, तो ये भी हो जाएगा 40। ये तो 90 है ही, लेकिन 10 इंटू 9 90 हो रहा है, तो 3 इंटू 9 27। तो टोटल कितना हो गया? ये 90 इंटू 40 130 150
7, 157 का वैल्यू कुछ दे रखा है 628, 628। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, ये 4 से कटेगा, 4 7 जा 2 और 4 15 जा 60, ठीक है 4 से कटेगा 4। देन सेकेंड नंबर कितना है भाई 90, 90 इंटू 4 360, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ 5264 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 3:2/5:6, देन सेकेंड पार्ट इज, ये भी वैसे ही सेम है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रैक्शन दे रखा था, यहाँ पे एक आपको फ्रैक्शन दे रखा है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सो दैट आपको भी पता, मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपने कॉन्सेप्ट किस तरह से सीखा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द सैलरी ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 3:5। इफ द सैलरी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000 ईच, द न्यू रेशियो बिकम्स 30:49। व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी। अच्छा, अब इसको आप कहोगे कि मैम एक्स लेके तो करना पड़ेगा, ये 3x मान लो और बी का मान लो 5x। कितना इंक्रीज हो रहा है 3000, और इंक्रीज यहाँ पे भी 3000, दोनों का इंक्रीज हो रहा है, फिर हो रहा है 30/49। ये बस आपको लिखने के लिए लिखना है, एक्स आपको ध्यान में रखना ही नहीं, बस आपको कैसे करना है मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रही हूँ, बस आप समझ लो कि किस तरह से आपको करना है। ये 30, ठीक है, देखो ये 3 है, ये 3 और 49 है, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 1 12 2 14, 147, और 5 इंटू 3 कितना 150। इन दोनों को तो आप माइनस करोगे ही, कितना होगा 3x, यानी 3 का वैल्यू आपको चाहिए, कितना होगा 3 का वैल्यू, ये कितना है 19। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो सेम दोनों है ना 3000, तो एक काम करो ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है 19, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 इंटू 3, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा 19। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं अच्छे से। ठीक है, 1 का वैल्यू अगर 19 है, हमें क्या कह रहा है सैलरी ऑफ बी, यानी 5 का वैल्यू पूछ रहा है, 5 का वैल्यू कितना होगा 95,000 होगा, क्योंकि यहाँ 1000 में गिवन। ठीक है, तो 95,000 करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ X and Y is 7:9, monthly expenditure is in ratio 6:8. What is the sum of their income if each of them saves ₹5,000 per month? ये भी आप x लेके करोगे, बट मैं बिना x लिए कैसे करना है वो देखो बता देती। 7:9 क्या है, इनकम है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है 6:8। एक्सपेंडिचर ऐसे मैं लिख रही हूँ 6:8। अब आपको पता है सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, राइट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 डिफरेंस है, 1 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 5000। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए सम ऑफ देयर इनकम, यानी 9 7 कितना 16, 16 का वैल्यू चाहिए 80,000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 80,000 करेक्ट आंसर होगा, बस एक्स लेने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, अगर आप x लेते तो 7x माइनस इतना ये सब करते, बट यहाँ पे x लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स इन ए बैग इज इन रेशियो 4:5:6, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लास्ट 2 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स मस्ट बी इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 3:4:5। यहाँ पे रेशियो इंक्रीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम रेशियो में ही निकाल लेते हैं ना, देखो क्या कह रहा है 4:5:6, 1 2 3 टाइप्स हैं चॉकलेट्स। ठीक है, और कह रहा है लास्ट 2 टाइप्स, यानी ये दो जो है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद रेशियो हो रहा है 3:4:5। पहले भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है एक क्वेश्चन, अगर आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो तो पता कर सकोगे कि देखो इंक्रीज क्या हो रहा है, ये 2 इंक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो ये सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, सेम करो, इंटू 3 करोगे तो 12, यहाँ पे इंटू 4 करोगे तो 12, तो इन सबको इंटू 4 करना पड़ेगा, ये 12, ये 4 4 जा 16, ये 5 4 जा कितना होगा 20। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये 12, ये 16 और ये 20, और यहाँ पे कलर चेंज करना है, ये 12 होगा,
3 4 जा, ये 3 5 जा 15, ये 3 6 जा 18 होगा। अब इंक्रीज कितना हुआ है वो कह रहा है लास्ट 2 टाइप्स, मतलब ये दोनों कितना इंक्रीज हुआ है वही पूछ रहा है। 15 से 16 हुआ है यानी 1 इंक्रीज हुआ है, 18 से 20 हुआ है यानी 2 इंक्रीज हुआ है। तो 1:2 रेशियो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, करेक्ट, ठीक है। सो ये इस तरह से करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को, ना कि एक्स लो फिर उसको इतना ऐड हुआ है वो देखो, इतना टाइम में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है। ये प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन है, पीओ प्री में आ सकता है, क्लर्क प्री में भी आ सकता है। सो गेट रेडी फॉर दैट, ओके। सो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिया, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड कुरैशी 4:5, 5 years ago रेशियो ऑफ देयर एज 7:9। मैंने कहा था रेशियो गिवन होगा 5 years ago या इतने साल बाद आपको गिवन होगा, तो यहाँ पे वो चीज आपको गिवन, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है 4:5। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, प्रणव और कुरैशी 4:5 है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट रेशियो है। यहाँ पे मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ ताकि जो भी बेसिक स्टूडेंट्स हैं या जो भी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आसान हो सके। अगर आपने पहली बार पहले से एग्जाम दे रहे हो तो आप इसको 2x स्पीड में भी करके देख सकते हो, ठीक है, या फिर पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद अप्रोच देख लेना, उसके बाद आंसर अपना मैच कर लेना, ठीक है। देखो प्रेजेंट एज का रेशियो यहाँ पे 4:5 है, 5 years ago कह रहा है 7:9, ठीक है। तो 7:9 क्या है, ये 5 years ago है, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 और 5 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 2 का डिफरेंस है। अब इसको सेम कैसे करना है, ये चीज आपको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, इसको इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है जो भी डिफरेंस यहाँ पे आएगा, और इन दोनों को जो भी डिफरेंस यहाँ पे आया इससे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वहां पे आपका रेशियो सेम हो सके, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये चीज सेम हो सके डिफरेंस, ठीक है। 4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 8:10, ठीक है। यहाँ पे 7 और 9 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा 7 और 9। अब देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी गैप 1 है, ये चीज क्या है, ये ईयर्स का गैप है, जो यहाँ पे 5 years ago ये चीज गिवन होता है ना, वो गैप है, विच इज 1 का वैल्यू यहाँ पे अभी सेम है। देखो 7 और 9 में 1 है, 8 और 10 में 7 और 9 में 2 है, 8 और 10 में भी 2 का गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है, 5 years कह रहा है तो 5, ठीक है। 1 का वैल्यू अगर 5 है, हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब प्रेजेंट एज तो ये वाला था, ये वाला, अब ये वाला मत लेना, क्यों, क्योंकि इसको रेशियो में आपने कन्वर्ट करके ये कर दिया है, ठीक है। तो हम ये लेंगे 8 और 10, 8 5 जा 40, 10 5 जा 50, 40 और 50 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखो दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 years, इफ देयर एजेस आर इन रेस्पेक्टिव रेशियो 4:5, हाउ ओल्ड इज दिनेश, ठीक है। दिनेश और रोशन की बात कर रहा है, 4:5 इनका रेशियो है, यहाँ पे भी सेम चीज कह रहा है। 9 years से यंगर, मतलब आप ये चीज मत करना कि दिनेश का अगर 4x है, अगर x लेते हैं तो ऐसे होगा, तो इसका कितना होगा 4x प्लस 9 करोगे, इस तरह से करोगे जो कि बहुत लेंदी होगा। जबकि इनका डिफरेंस आपको पता है 1, 9 years यंगर, मतलब उनके बीच का डिफरेंस बता रहा है 9, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है दिनेश की पूछ रहा है, तो 9 into 4 कितना होगा, 9 into 4 36 होगा, विच इज एन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, बस जब आप रेशियो से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। जब आप एक्स लेके करते हो तो वहां पे टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है सेशन के स्टार्टिंग में, एक्स लेके हम नहीं करेंगे जो कि टाइम टेकिंग होता है। अब आपका एग्जाम में 20 मिनट्स का टाइम होता है प्री में, तो इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप एक्स लेके सॉल्व करो, वरना आपका वहां पे अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं आपको इसको इरेज करती हूँ सो दैट आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखो
1 year ago ratio of honey and Piyush 2:3. हनी और पीयूष 2:3 1 year ago है, ठीक है, 1 year ago. After 5 years from now this ratio becomes 4:5. 4:5 ये क्या है, 5 years hence, ठीक है, 5 साल बाद. अब देखो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 में भी 1 का डिफरेंस है. अब इसको सेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 1 ईयर और 5, ये दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा, यानी 6 ईयर्स का डिफरेंस होगा, ठीक है. बट यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का वैल्यू 6 है, 1 का वैल्यू 3 होगा. पूछ कह रहा है हाउ ओल्ड इज पीयूष, तो यहाँ पे 3 जा 9 है ना. लेकिन ये 1 ईयर एगो का रेशियो है, ये 1 ईयर एगो का रेशियो है, प्लस 1 कर दो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है. देखो कह रहा है रेशियो ऑफ सारा सेज 4 years ago एंड वैशाली सेज आफ्टर 4 years 1:1. Presently the ratio of their ages 5:3. Find the ratio between Sarah says 4 years hence and Vaishali's age 4 years ago कितना है. अब यहाँ पे x लेके आपको करना ही पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका किसी एक का आपको 4 years एगो गिवन है और किसी का आपको आफ्टर 4 years गिवन है, तो वहां पे आपको लेना ही पड़ेगा. रेशियो लेके आप नहीं कर सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे इसको लो, पहले प्रेजेंटली इनका कितना है, सारा लिख लो और वैशाली लिख लो, ठीक है. 5:3 गिवन है, ठीक है. लेकिन वो कह रहा है 1:1 का मतलब हमेशा याद रखना इक्वल है, ठीक है. तो इक्वल होगा तो इसका कितना, सारा 4 years एगो, तो 5x - 4 इज इक्वल टू अभी कितना होगा, +4 होगा प्रेजेंट एज. तो यहाँ पे वैशाली सेज आफ्टर 4 years 3x - 4 ये इक्वल होगा. इन दोनों का 1:1 कह रहा है, जबकि आप करते तो 5x - 4 करते, 4 years एगो कह रहा है तो एक ही बात वही कर लो, या 3x + 4 इज इक्वल टू 1/1 करते, जो कि ऐसे ही आता इक्वल, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे इजीली कर दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 8x इज इक्वल टू 4. अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सारा एज 4 years हेंस. ये जो है ये प्रेजेंट एज है ना. तो 4 years हेंस इसका चाहिए 4 5 जा 20, पहले यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 3 4 जा 12. यहाँ पे सारा सेज 4 years हेंस कह रहा है, तो इसमें 4 ऐड कर लो कितना होगा 24. इसमें 4 years एगो कह रहा है तो -4 कर लो, यहाँ पे ये कितना होगा 8 होगा. तो इनका रेशियो कितना होगा, रेशियो पूछ रहा है ना, हाँ रेशियो पूछ रहा है, तो 3:1 रेशियो होगा, विच इज इन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. जो कि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ इसी चीज को x लिया है, बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है रेशियो लेके, तो x लेना ही पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में. जैसे मैंने आपको कहा 90% क्वेश्चंस बिना x लेके सॉल्व हो जाता है, ठीक है. जैसे आपको कहीं पे एडिशन गिवन होगा या कुछ और गिवन होगा, वहां पे आपको x लेना ही पड़ता है, ठीक है. अदरवाइज डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो, वहां पे आपको बिना x लिए कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है. अब इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं वहां पे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको इरेज करूँ, ठीक है. चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो. कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आशुतोष एंड विशाल 9:4, देयर सम ऑफ प्रेजेंट एज इज 52 एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल. ये तो आपको करने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात कर रहा है. इन दोनों का सम कितना है, 13 है, ये कितना है 52 है. तो 13 का वैल्यू अगर 52 है, 1 का वैल्यू कितना होगा 4. अब कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल, ये मतलब ये वाला है, तो 4 4 जा 16 होगा, तो 16 यहाँ पे आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है. ये इजी क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे इतने क्वेश्चन तक जाओ जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, तब आपको ये इजी लगने लगेगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. Twice the age of x, thrice the age of y. 8 years back, the difference between the age of x and y was 18 years. What is the present age of x? अब इस क्वेश्चन को जब आप ये चीज पढ़ोगे ना, ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे 4 साल बाद हो, 4 साल पहले हो, जो भी हो. ये चीज आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप एक्स लेके करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंदी लगने लगेगा. बस आपको इस चीज से मतलब है, सिर्फ इस सेंटेंस से मतलब है कि ये सेंटेंस आपको
क्या कह रहा है, ये चीज से जब आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो तब आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्वाइस द एज ऑफ x कह रहा है, मतलब 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो x और y का क्या होगा 3:2, x और y का आपने निकाल लिया 3:2, इतना ही निकालना है। बाकी यहाँ पे अगर आप x लेते हो या y लेते हो या फिर एक x को a मान लो y को b मान लो ऐसे लेते हो तो वहां पे टाइम लगेगा, 8 ईयर्स बैक लोगे फिर डिफरेंस करोगे 18 ईयर्स, ये चीज होगा। जबकि मैंने आपको क्या कहा है, 8 ईयर्स बैक हो 8 ईयर्स बाद हो, चाहे जितना भी हो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1 है, 1 का वैल्यू सिंपली 18 लिख दो। अब आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ x कह रहा है यानी 3 इंटू 18 कितना होगा 54 ईयर्स यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, जबकि आप x लेके करते तो वहां पे कंफ्यूजन भी होता कि कैसे करना है, 8 ईयर्स बैक कह रहा है डिफरेंस 18 कह रहा है, तो बहुत ज्यादा लेंदी भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। जबकि आप ऐसे सिर्फ रेशियो निकाल लेते हो x और y का, तो इनके बीच का डिफरेंस की बात करा है यहाँ पे, डिफरेंस आपको मैंने बताया हुआ है। इस तरह से जितना डिफरेंस होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है और आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं इरेज कर रही हूँ इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शिखर इज 12 years मोर देन द टोटल एज ऑफ शिखर एंड चारू इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन इकबाल। ये तो आप कर ही सकते हो, इसको तो एक्स लेने की जरूरत नहीं है। इकबाल और शिखर कह रहा है 12 years मोर देन टोटल एज ऑफ शिखर एंड चारू इज इक्वल टू शिखर प्लस चारू प्लस 12। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे, इकबाल प्लस शिखर माइनस चारू, तो शिखर कट जाएगा और चारू इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर पूछ रहा है, तो डिफरेंस इनका कितना आएगा 12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 विच इज इन नन ऑफ द अबव होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, आप नन ऑफ द अबव निकाल के लाना। ठीक है, क्योंकि आपने पता लगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। The product of the age of A and B is 240. If twice the age of B is more than A's age by 4 years, what is B's age 2 years ago? अब इस चीज को बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू कितना, ए और बी को ए बी मान लो या फिर ए बी को एक्स और वाई कुछ भी मानकर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं नहीं मानू कि ए और बी आपको गिवन है, तो ए बी ले लो 240। ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ बी 3 इज मोर देन एस एज बाई 4 years। ठीक है, अगर मैं 2b कह रहा है मोर देन एस एज माइनस ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। फिर अभी कह रहा है प्रोडक्ट कितना है 240 कह रहा है। ठीक है, अब इस चीज को एक ए का वैल्यू या फिर यहाँ पे बी का वैल्यू डाल के मैं यहाँ पे इस चीज को कर सकती हूँ। जैसे कि 2b अगर मैं निकालू, यहाँ पे b का वैल्यू कितना होगा, ये इधर आ जाएगा 240 बाई ए हो जाएगा, 2 इंटू 240 बाई ए माइनस ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये कितना होगा 2a 480 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 4a होगा इज माइनस कितना होगा 480 होगा। ठीक है, तो विच इज यहाँ पे कितना होगा, या फिर यह चीज आपको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो 2b माइनस ए इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 years और ए बी हमने निकाला था कितना 240। ठीक है, तो यहाँ पे b का a का वैल्यू लिख लो, दैट इज 240 बाई 2b माइनस 240 बाई b इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 240 माइनस 4b। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 2b। ठीक है, तो 12 और 10 आएगा है ना, माइनस 12 और 10 आएगा। ठीक है, जो कि साइन चेंज होने के बाद ये 12 हो जाएगा या माइनस 10 होगा तो माइनस 10 कट जाएगा, 12 आपका आंसर होगा। क्या बी का आया 12। ठीक है, लेकिन ये 20 एज 2 years एगो की बात कर रहा है तो -2 कर दो तो कितना होगा 10 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। जब आपका ए लोगे तो वैसे ही आएगा, जो चीज हम वहां पे थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे बी लेके कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है।
द एजेस ऑफ ए, बी एंड सी टुगेदर 65 years. B is 2/3 of A and C is 9 years older than A. Then what is the ratio of respective age of C, A and B? ओके देखो, जब भी ऐसे आप देखो वहां पे फ्रैक्शन देखो तो इसको कैसे करना है पहले ये सीख लो, फिर उसके बाद ये जो सम गिवन है यहाँ पे इस चीज को कैसे करना है ये भी देखेंगे। देखो बी कह रहा है ए का 2/3 है, डी 2/3 ऑफ ए कह रहा है। तो किसी भी चीज का अगर जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि x जो है 1/5 ऑफ y है, तो ऑफ जिस चीज का गिवन होगा उसके लिए हमेशा डिनोमिनेटर लेना। जैसे कि y क्या हो जाएगा 5, x होगा 1। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे तो b कह रहा है 2/3 ऑफ a, तो a को क्या लोगे डिनोमिनेटर 3 और b को क्या लोगे 2। सिंपली करके देखो b क्या है 2/3 ऑफ a 2/3 इंटू 3 जो कि 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीख लिया। उसके बाद c क्या कह रहा है 9 years older than a। मतलब आप क्या लोगे यहाँ पे, आप कहोगे कि मैम यहाँ पे x लेना पड़ेगा, इसको 3x, इसको 2x, तब जाके इसको 3x प्लस 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओल्डर कह रहा है, आपने कहा था प्लस होगा तो लेना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे भी लेने की जरूरत नहीं है, ना लेके भी मैं कर सकती हूँ। बस आपको एक सिखाने के लिए, याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये 3x प्लस 9 है। ये जो है C जो भी है a प्लस 9 होगा। ठीक है, इतना याद रख लो। बस रेशियो में यहाँ पे लिख रही हूँ 3। क्यों? क्योंकि ए से ये 9 साल बड़ा है। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। देखो कह रहा है अब कितना है 65 कह रहा है। अब यहाँ पे 9 साल इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे इक्वल टू करोगे तो 9 यहाँ पे माइनस करोगे ना, इसमें से इसको माइनस करोगे ना, तो 65 से 9 माइनस होगा तो कितना होगा 15 में से 9 गया 6 और 56 हो जाएगा। अब ये देखो ये कितना है 3, 3, 6 और 2, 8 इज इक्वल टू 56, 1 इज इक्वल टू कितना होगा 7। अब हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सी, ए और बी। सी का कितना है 7, 3 जा, यहाँ पे भी 21 आएगा, यहाँ पे 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना आएगा 21। सी में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 3 है 21। ठीक है, यहाँ पे 3 का सी का 3 है। ठीक है, ये 21। अब आपको कि सी का 21 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी का 9 ज्यादा है, तो कितना होगा 30:21:14 रेशियो होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बिना एक्स लिए भी इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। अगर आपको कहीं पे गिवन है 9 साल ज्यादा है या 2 साल 5 साल ज्यादा है, तो यहाँ पे आप उस चीज को इवेंचुअली माइनस करोगे है ना, तो एक ही बार में माइनस कर दो, उसके बाद ये रेशियो ले लो, एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Ages of 2 persons differ by 16 years. If 6 years ago the elder one 3 times as old as younger one, वहीं पे भी यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। कह रहा है यंगर एल्डर एक है, यंगर एक है, एल्डर 3 टाइम्स है यंगर से, डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 16 कह रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8। हमें क्या चाहिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, जो कि ये प्रेजेंट एज है 8 3 जा 24 और 8। ठीक है, 24 8 है ना, 6 years एगो की बात करें। अच्छा, ये 6 years एगो का रेशियो है, 24 और 8 नहीं होगा, ये 6 years एगो का है। तो अब क्या है 6 ऐड कर दो यहाँ पे, ये कितना होगा 30 और ये होगा 14। एक का एज 14 होगा और जो एल्डर वन है उसका 30 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एज ऑफ ए मैन 4 times ऑफ हिज सन। ठीक है, सन 4 1 मैन 4। ठीक है, 5 years ago the man was 9 times old as his son was at that time। ठीक है, 1 तो ये 9 होगा, ये कितना है 5 years ago की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ मैन। अच्छा, यहाँ पे देखो डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8 है। अब इसको सेम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, पहले इसको कर लो, 4 और 1 को, 8 होगा, 1 8 जा 8 और 4 8 जा 32। यहाँ पे 1 3 3 और यहाँ पे 9 3 27। अब इसमें भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 5 years की भी बात कर रहा है तो 5 का वैल्यू 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1। अब आपको क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन विच इज 32। इसको मत लेना क्योंकि ये क्या है,
ये चीज आपने लिया है जो 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये वाला पहले वाला जो है ये प्रेजेंट का आपने लिया है। ये जो क्या है ये 5 years एगो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ये ध्यान रखना, आप जो भी कर रहे हो तो प्रेजेंट या फिर पास्ट ऐसे करके लिख दो, सो दैट वहां पे आपका इजी हो। कहीं आपने यहाँ पे इस चीज को आंसर कर लिया तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में गिवन हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं क्या गिवन है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन 126 years। यहाँ पे याद रखना सम कह रहा है, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है। 8 years ago their respective ages were in the ratio 7:4। अच्छा 7 फादर, ठीक है, फादर और सन 7:4, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर 7 years रेशियो कितना होगा फादर और सन के बीच। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा था आपको डिफरेंस हमेशा सेम होता है, लेकिन सम क्या हमेशा सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद 5 भी तो ऐड हो रहा है ना, तो सम कैसे फिर सेम हो जाएगा? उन दोनों का सेम नहीं होगा, डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे सम की बात कर रहा है, देखो सम कितना है 126 ईयर से, लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है? 8 years एगो गिवन है, तो दोनों का 16 years होगा। दोनों यहाँ पे 16 माइनस करोगे तो 126 से 16 माइनस कर दोगे 110 आ गया। ये क्या हो गया? ये 8 years एगो इतना सम होगा उनका, ठीक है। मतलब 7 और 4 को मिला के कितना होगा? 11 का वैल्यू 110। यहाँ पे भी एक्स लेने की जरूरत नहीं है, जबकि कुछ एक्स लेके भी करेंगे, बट लेने की जरूरत नहीं, बिना एक्स लेके इस तरह से आपको करना है। डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर दो, 8 years एगो गिवन है तो 16 माइनस कर दो, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है। 5 years एगो होता तो 10 माइनस करना था, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का वैल्यू 110, 1 का कितना आएगा? 10। अब आपको क्या पूछ रहा है? आफ्टर 7 years व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। अच्छा यहाँ पे पहले ये प्रेजेंट का था ना 70 और 40, ठीक है। क्या कह रहा है? आफ्टर 7 years से कितना होगा? 77 और ये 44। रेशियो कितना होगा यहाँ पे? ठीक है, ये होगा 11:7 और 11:4, 7:4 ही तो आ रहा है ना। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 10, ठीक है। अच्छा ये 8 years एगो का है, ये प्रेजेंट का नहीं है, ये चीज याद रखना। 8 years एगो का ये रेशियो है, तो कितना होगा? 70 और 40। 8 years एगो तो नाउ कितना होगा? ऐड कर दो 8, यहाँ पे 8 पूछ रहा है। आफ्टर 7 years +7 यानी इवेंचुअली आपको ऐड करना होगा 15, यहाँ पे भी 15, तो ये होगा 85, ये होगा 55। 5 से डिवाइड करोगे तो 17, 5 से डिवाइड करोगे तो 11, 17:11 यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जबकि इस जो भी आपने रेशियो लिया है ना, साइड में आप लिखते जाना कि एगो वाला रेशियो है या प्रेजेंट वाला रेशियो है। जैसे हमने यहाँ पे इसको प्रेजेंट मानकर चल रहे थे तो वहां पे रेशियो गलत आता, ठीक है। लेकिन ये एगो वाला रेशियो है, 8 years एगो वाला, ठीक है। जबकि आप प्रेजेंट मान के चलते तो आंसर गलत आता, ठीक है। तो साइड में थोड़ा लिख देना जहाँ पे भी आप पेपर में कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इस चीज को क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे माई ब्रदर इज 3 years elder to me, माई फादर इज 28 years when my sister was born, while my mother was 26 years age when I was born, my sister was 4 years age when my brother was born। ये चीज आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी देखा होगा, बहुत क्रिटिकल वे में भी कई स्टूडेंट्स करते हैं, जबकि मैं इस चीज को बहुत इजीली आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मी की बात कर रहा है तो मी को हमेशा एक्स ले लेना, ठीक है, एक्स, ठीक है। माई ब्रदर इज 3 years elder to me, ठीक है, ब्रदर एक्स +3, ठीक है। माई फादर 28 years when my sister अभी नहीं आया है, इसको छोड़ो। while my mother 26 years when I was born, I मतलब मी, तो मदर कितना होगा? x +10, 10 नहीं 26 है ना, 26, ठीक है। If my sister was 4 years age when my brother was born, तो ब्रदर का यहाँ पे x +3 है, तो सिस्टर 4 years है, तो सिस्टर का कितना होगा? 4 इसमें ऐड करना होगा, ठीक है, तो x +7 होगा, ठीक है। और उसके बाद अब फादर का हमने छोड़ दिया है, फादर को लिख लो 28 years when my sister was born, तो सिस्टर जो भी है उसमें 28 ऐड करोगे फादर के लिए, ठीक है, तो x +28 ऐड करोगे तो 28 7 35 होगा।
अब जो भी एज पूछ रहा है बस इसको उसको माइनस कर देना है, जिन जिन एज का पूछ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, माय फादर एंड मदर के पूछ रहा है, ठीक है। फादर x प्लस 35 है, ठीक है। x प्लस 35 में से आपको क्या कह रहा है, फादर इतना है, व्हेन माय सिस्टर वाज बॉर्न, यहाँ पे इस चीज को बस आपको माइनस करना है, 3 आपको माइनस करना है 3, क्योंकि आपने 3 इयर्स ओल्डर पहले इस चीज को लिया है, ब्रदर जो है इस चीज को आपने यहाँ पे इसको जो भी आपने लिया है ना, सबसे पहले मी लिया है, उसके बाद जो भी आपने x प्लस लिया है उसको सिर्फ आपको माइनस करना है, जो भी आपको पूछ रहे हैं। मदर की पूछ रहा है तो उसमें से उसको माइनस करो, फादर की पूछ रहा है तो उसमें से उसको माइनस करो, क्योंकि इस चीज को आपने बेसिक लिया है, ठीक है। उसके बाद ही आपने बाकी चीजों को लिया है ना, ठीक है। तो जो भी बेसिक लोगे उसमें से उसको माइनस कर दो जो आपको पूछ रहा है, ठीक है। फादर की पूछ रहा है तो x प्लस 35 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा 32, यहाँ पे फर्दर 32, और मदर कितना होगा 26 गिवन है, 26 में से 3 जाएगा तो 23, ठीक है। 32 और 23 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस आपको एक के बाद एक लिखते जाना है, और जो बेसिक आपने लिखा है सबसे पहले, जो भी x प्लस 3 होगा या 4 होगा, जो भी आपने लिखा है सबसे पहले उसमें से ही माइनस करना जो भी आपको पूछ रहा होगा, ठीक है। ये इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। देखो कह रहा है, रजन गॉट मैरिड 8 years ago, हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 times हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो कि मैंने इस चीज का कॉन्सेप्ट आपको बताया है। क्या कह रहा है, 6/5 times ऑफ हिज मैरिज एज, मतलब मैरिज के टाइम की कुछ एज है, अब की टाइम की कुछ है, ठीक है, प्रेजेंट। जो चीज मैंने आपको बताया है इसका लेना, ऑफ की बात जो कर रहा है, मैरिज में 5, प्रेजेंट में 6, ठीक है। अब कह रहा है डिफरेंस इनका क्या बता रहा है, इनका डिफरेंस आपको गिवन है क्या, नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। गॉट मैरिड 8 years ago मतलब डिफरेंस ही बात कर रहा है। अब से मैरिज तक का जो डिफरेंस है वो 8 साल का डिफरेंस है, यानी 1 का वैल्यू 8 years, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रजन सिस्टर वॉज 10 years younger to him at the time of his marriage, चाहे at the time हो, अब हो, जब भी हो 10 years younger ही रहेगा। डिफरेंस मैंने क्या कहा, हमेशा सेम रहेगा। द एज ऑफ रजन सिस्टर, तो प्रेजेंट का ले लो, अब आप मैरिज का लोगे फिर कंफ्यूज हो गए, है ना। तो प्रेजेंट का ले लो, 8 6 48, 10 years younger कह रहा है, -10 कर दो, कितना होगा 38, विच इज एन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब आप मैरिज का लोगे तो अगर आपको पूछता एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना था, तो यहाँ पे 8 × 5 कितना है 40, ये क्या है, ये रजन का एज है, उसके बाद -10 करोगे तो 30 क्या होगा, उसके सिस्टर का एज होगा। जब आप आपको देखोगे इस चीज को करोगे तो आप कहोगे कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका आंसर गलत है, नहीं गलत है। आपको जो भी पूछ रहा है उस चीज का आंसर करो। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं 48 ले लिया, उसके बाद -10 कर लिया, 38 यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है।